हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं संजय सर, एक्सपर्ट ऑफ साइंस के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ेंगे। और गर्मियाँ बेटा बहुत रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, इसलिए आप भी बायोलॉजी में रिकॉर्ड तोड़ें, ऐसा हमारी इच्छा है। और इसके लिए हम आपके लिए जितना हो सके एमसीक्यू के ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो अपना पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़ना इसका, कि आवर्तबीजी पौधा में, किसमें बेटा, आवर्तबीजी पौधा में पुष्प लैंगिक विधि द्वारा होता है। मैंने आपको आवर्तबीजी का मतलब समझा दिया था, एक बार फिर से समझा रहे हैं। आवर्त मैंने समझा था, जो बीज किसी कवच से ढका हुआ होता है उसे आवर्तबीजी बोलते हैं। और आवर्तबीजी बीजों में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। और जब लैंगिक जनन होता है तो इसमें मादा और नर दोनों का होना अनिवार्य है। तो अपन पढ़ते हैं बेटा, देखो कि आवर्तबीजी पौधों में पुष्प लैंगिक जनन के आधार पर, किस आधार पर बेटा, लैंगिक जनन के आधार पर पुष्प में नर एवं मादा, इसको अंडर ध्यान से देखना बेटा, नर और मादा क्या करते हैं, जनन करते हैं, तब जो होते हैं। और इनकी संरचनाएं पुमंग और जायांग, इन दोनों को ध्यान रखना बेटा। ये पुमंग है, इसी को अपन नर कहते हैं, क्या कहते हैं, नर या मेल। और जायांग है, इसी को अपन स्त्री क्या कहते हैं बेटा, स्त्री या फीमेल। क्यों कहते हैं फीमेल, विभेदित विकसित रहती है। आवर्तबीजी पौधा में पुष्प लैंगिक जनन के आधार पर पुष्प में नर एवं मादा के निषेचन से निर्माण होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा देखिए बेटा, कि पुंकेसर पुमंग, कौन सा बेटा, पुंकेसर या पुमंग। पुंकेसर को क्या बोलते हैं बेटा, पुमंग भी बोलते हैं। और इसको नर भी कह सकते हैं अपन, और इसको मेल भी कह सकते हैं। इसी प्रकार स्त्री केसर को क्या बोलते हैं बेटा, जायांग या फीमेल। इकाई सदस्य है, किसका सदस्य बेटा, स्त्री केसर किसका इकाई सदस्य है, जायांग का। और पुंकेसर किसका इकाई सदस्य है, पुमंग का इकाई सदस्य है। पुंकेसर के अंतिम सिरे पर ध्यान देना बेटा, कि पुंकेसर है, इसके अंतिम सिरे पर, किस पर, अंतिम सिरे पर स्थित द्विपालिक संरचनाएं परागकोश कहलाती है। अब आपका इसमें ऑब्जेक्टिव भी बन गया और एक वाक्य में क्वेश्चन भी बन गया आपका। तो ध्यान से देखिए कि पुंकेसर के अंतिम सिरे पर द्विपालिक संरचना होती है। कई संरचना होती है, द्विपालिक। ऑब्जेक्टिव में आ गया कि पुंकेसर के अंतिम सिरे पर कैसी संरचना होती है, द्विपालिक होती है। और इसको क्या बोलते हैं, परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश। और परागकोश की संरचना कैसी होती है बेटा, चतुष्कोणीय। कैसी होती है परागकोश की संरचना, चतुष्कोणीय संरचना होती है परागकोश की। और जिसमें 4 कोणे, चतुष्कोण है तो 4 कोण होंगे, ये भी अपन को पता पड़ रहा है। और ये होती है कौन, लघु बीजाणुदानी समाहित होती है। लघु बीजाणुदानी, मैंने लघु बीजाणुदानी क्या होती है बेटा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, टेपिटम। तो टेपिटम की तरह ही लघु बीजाणुदानी होती है, जिसके अंदर भी प्रकोष्ठ और जो चैम्बर्स होती हैं, ये भी पौधे को पोषण या अपन कह सकते हैं भोजन प्रदान करती है। टेपिटम की तरह ही ये है, कौन सी, लघु बीजाणुदानी समाहित होती है। इनमें आगे चलकर परागकणों का निर्माण होता है। क्या होता है इसमें, आगे चलकर परागकणों का निर्माण होता है। किसमें, लघु बीजाणुदानी में। टेपिटम की तरह ही ये काम करती है। क्यों करती है टेपिटम की तरह, क्योंकि बीजाणुदानी होती है, ये लघु बीजाणुदानी, ये टेपिटम के आवरण से घिरी रहती है। टेपिटम। तीसरा है अपना कि लघु बीजाणुदानी की आंतरिक परत, ये फिर आगे बेटा देखो, लघु बीजाणु क्या कहलाती है, टेपिटम कहलाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि लघु बीजाणुदानी की परत पार्श्व घिरी रहती है, उसको क्या बोलते हैं, टेपिटम कहलाती है। और क्वेश्चन आ गया एक वाक्य में कि टेपिटम किसे कहते हैं, कि लघु बीजाणुदानी की आंतरिक परत को टेपिटम कहते हैं, जो क्रियाशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है बेटा, पोषण। इसका एक और इंग्लिश नाम है, ध्यान रखना, स्पैरोपोलेनिन। स्पैरोपोलेनिन तथा आंतरिक अंतःचोल भित्तियों से घिरी रहती है। किससे घिरती है, आंतरिक अंतःचोल भित्तियों से, मतलब इसके चारों तरफ भी और कवर रहता है, जिनसे ये बिल्कुल घिरी रहती है। और बाह्यचोल में उपस्थित रंध्र जनन छिद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, इसके जनन छिद्र, जिनके माध्यम से इसमें शुक्राणु, अंडाणु
पहुँचती हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, जनन छिद्र। क्या बोलते हैं बेटा, जनन छिद्र। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो इम्पोर्टेंट, जो चौथा अपना जो नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक ऑब्जेक्टिव परीक्षा अवश्य पूछा जाएगा। अब जो दिया है गायर घास, क्या दिया बेटा इसको, गाजर घास पार्थेनियम के परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, गाजर घास के पार्थेनियम के परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं। और गाजर घास की बेटा उपनाम क्या क्या हैं, देखो गाजर घास को चटक चांदनी घास, कांग्रेस घास, गांधी टोपी घास और कड़वी घास आदि और अन्य नामों से जाना जाता है। ध्यान रखना इसको, गाजर घास को किस नाम से, चटक चांदनी घास, कांग्रेस घास, गांधी टोपी घास आदि और अन्य नामों से इसको जाना जाता है। इस खरपतवार के लगातार संपर्क में आने से मनुष्यों को कौन कौन सी बीमारियां होती हैं बेटा, देखो ध्यान से, देखो डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब होता है त्वचा संबंधी समस्या, खाज, खुजली, एक्जिमा और जिद एक्जिमा, एलर्जी, बुखार, दमा, श्वसन संबंधी आदि बीमारियां हो जाती हैं। अब किसी का क्वेश्चन बनता सर गाजर घास क्या है, अधिकतर अपने क्षेत्र में गाजर घास उग जाती है। इसका समाधान ये है, या तो कोई से रासायनिक घोल में डुबो कर इसे खत्म नष्ट किया जाता है, या जैसे ही ये उत्पन्न होती है छोटी अवस्था में इसको उखाड़ कर जला देना चाहिए, अन्यथा ये वायु द्वारा परागण करती है और बहुगुणित रूप में फैल जाती है। तो गाजर घास के कितने नाम है बेटा, गाजर घास को, ये रहा गाजर घास। गाजर घास का मतलब ये मत समझना कि खाने वाली गाजर हो बेटा, गाजर घास अलग है जो आजकल खेतों के आसपास और रोडों के आसपास हरे कलर की रहती है। इस पर सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे बिंदी टाइप के फूल खिलते हैं और इसमें दुर्गंध सी आती है और बार बार मनुष्य इनके संपर्क में रहने से इनको क्या क्या बीमारियां होती हैं कि डर्मेटाइटिस त्वचा संबंधी हो जाएंगी, एक्जिमा, खाज, खुजली, एलर्जी, बुखार, दमा आदि बीमारियां हो सकती हैं। अगला है बेटा 5वां नंबर है कि जायांग के इकाई सदस्य स्त्री केसर कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं, जायांग के इकाई सदस्य को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, जिसमें 3 स्पष्ट उपांग होते हैं। उपांग मतलब भाग के भाग, जैसे एक वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब दिमाग का बनेगा कि वर्तिकाग्र क्या होता है, वर्तिका क्या होता है, अंडाशय क्या हुआ। आपने गुड़हल का फूल देखा हो बेटा, गुड़हल के फूल में जो सफ़ेद एक डंडी सी निकली रहती है चमक सी, वो वर्तिका और वर्तिकाग्र उसी में अंदर उपस्थित होते हैं। और सबसे नीचे फूलों के बिल्कुल नीचे बॉडी में जहाँ हरा हरा सकता है उसे अंडाशय कहते हैं। और इसका हम बिल्कुल चित्र द्वारा आपको अगली वीडियो में समझा देंगे। अगला है नंबर है बेटा 6वां, अंडाशय के अंदर अफरा नाड़ स्थित होती है। कौन सी होती है बेटा अंडाशय के अंदर, अफरा नाड़। अफरा नाड़ आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई माता किसी शिशु को जन्म देती है, छोटे बच्चे को, तो उनकी बाहर एक नाभि सी लटकी रहती है, जिसे अपन आम बोलचाल भाषा में नरा बोल देते हैं। वो लटकी रहती है, वो क्या करती है, वो बच्चों को भोजन, माँ के गर्भ में बच्चों को भोजन प्रदान करती है, जिसे अपन प्लेसेंटा भी कहते हैं। इसी प्रकार इनमें होती है, क्या होती है बेटा, अपरा नाड़ उपस्थित होती है, जिसमें गुरु बीजाणुदानी होती है। जिसे गुरु बीजाणुदानी यानी बीजांड, माने अपने बीजों को सुरक्षित रखने के लिए बीजांड रहते हैं और बीजांडु व्रंत से जुड़े रहते हैं। बीजांड को 1 या 2 अध्यावरण घेरे रहते हैं। एक अगला ऑब्जेक्टिव बन गया बेटा कि बीजांडु किन से घिरा रहता है, बीजांडु या बीजांड किन से घिरा रहता है बेटा, किन से घिरा रहता है, ध्यान से देखो, अध्यावरण से घिरे रहती हैं 1 या 2। ध्यान से देखना, बीजांड किससे घिरे रहते हैं, अध्यावरण से। अगला ऑब्जेक्टिव अपना 7वां है, ध्यान रखना बेटा, 7वां ऑब्जेक्टिव है कि बीजांड के एक छोर पर बीजांड द्वार, बीजांड के एक छोर पर क्या होता है, बीजांड द्वार, और दूसरे छोर पर होता है आधारी छोर पर निभाग उपस्थित होता है। बीजांड द्वार मतलब एक बार आ सकते हैं और दूसरे छोर पर निभाग मतलब वहाँ से वापस नहीं जा सकते, मतलब वहाँ सुरक्षित जमा हो गए। जैसे अपन किसी अनाज को किसी गोदाम में सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही निभाग में इसके बीजांड या निषेचन फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया के बीज सुरक्षित रहते हैं, निभाग में उपस्थित रहते हैं। बीजांड में सामान्यतः एक भ्रूणकोश होता है। क्या होता है, बीजांड में कितना भ्रूणकोश रहते हैं बेटा, 1। ध्यान रखना, बीजांड में कितना रहता है, 1 भ्रूणकोश
होता है जो ग्रुप बीजाणुदानी से जुड़ा रहता है। समझे बेटा, किससे जुड़ता है? ग्रुप बीजाणुदानी से जुड़ा रहता है। आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।